प्यारे विद्यार्थियों, मैं विजय कुमार। लास्ट वीडियो में अमोनिया तक हमने डील की थी। नाइट्रोजन परिवार के सदस्य में एक हमने यौगिक को बताया था, उसके गुण, उपयोग और उसके रीजनिंग क्वेश्चन को भी कुछ दिखाए थे। अमोनिया जल में घुलनशील होता है, जबकि PH3 अघुलनशील होता है। क्यों? तो हमने बताया था बाबू कि घुलनशीलता इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर निर्भर करता है। यदि कोई यौगिक जल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है तो वह जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कहेंगे कि अमोनिया जल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। नियमानुसार हम जानते हैं कि यदि कोई यौगिक जल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, इसलिए यह जल में घुलनशील होता है। दिखा दे बेटा, HNH2OH जितने डॉटेड लाइंस हैं वे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर तो अमोनिया जल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड यानी अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। नियमानुसार हम जानते हैं कि यदि कोई यौगिक जल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है, इसलिए यह जल में घुलनशील होता है। परंतु अमोनिया के बाद PH3 के केस में हम क्या देखते हैं कि फास्फोरस का साइज बड़ा और विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है, जिसके कारण यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जल के साथ नहीं बना पाता है। परंतु PH3 में P का साइज बड़ा तथा विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है, जिसके कारण
यह जल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण नहीं कर पाता। इसलिए PH3 जल में अघुलनशील होता है। क्या कहें कि परंतु PH3 में P का साइज बड़ा तथा विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है, जिसके कारण यह जल के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं कर पाता है। इसलिए PH3 जल में अघुलनशील होता है। NH3 का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट pH की तुलना में अधिक होता है। क्यों? क्या कहेंगे बेटा कि अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज छोटा तथा विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है। जिसके कारण यह अंतराण्विक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है। दिखा दो बाबू। HNH H H ये सब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनकी सरफेस एरिया वैन डर वाल्स फोर्स एवं आयतन में वृद्धि होती है। इसलिए इनका क्वथनांक उच्च होता है। तो क्या कहा बाबू कि अमोनिया का क्वथनांक PH3 के तुलना में अधिक होता है। क्यों? इसमें होता क्या है कि अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज छोटा तथा विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है, जिसके कारण यह आसानी पूर्वक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेते हैं। ये हमने दिखाया बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनकी सरफेस एरिया, वैन डर वाल्स फोर्स एवं आयतन में वृद्धि होती है, इसलिए इनका क्वथनांक उच्च होता है। परंतु pH3 में pH3 में P का साइज बड़ा तथा विद्युत ऋणात्मकता का मान कम यानी निम्न होता है, जिसके कारण यह अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं कर पाता, जिसके कारण इनके आयतन में कोई भी वृद्धि नहीं होती है तथा इनका क्वथनांक निम्न होता है। तो अमोनिया में ये दो तरह के प्रश्न हुए और एक तीसरा प्रश्न रीजनिंग में हम लोग बहुत दिखाते हैं कि अमोनिया क्षारीय गुणों को प्रदर्शित करता है अथवा NH3 लिविस बेस की तरह करता है। क्यों? तो हमने बताया था कि अमोनिया में एक इलेक्ट्रॉनों की विद्युत इलेक्ट्रॉनों के ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्षारीय गुणों को प्रदर्शित करता है। और चूँकि इस तरह से बेस का निर्माण, बेस के बारे में लिविस साहब ने बताया था, इसलिए इसे हम लोग लिविस बेस द्वारा भी जानते हैं। तो क्या कहेंगे? अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी उपस्थित इसलिए यह क्षारीय गुणों को प्रदर्शित करता। चूँकि लिविस साहब ने इसे
बताया था, इसलिए इसे लिविस बेस द्वारा भी जाना जाता है। अब अमोनिया को दिखा दे बेटा। अमोनिया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 3 = 8। 1 2 3 4 और 1 5। 1 3 ड्यूप्लेट और इसका हो गया बेटा। और ये क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्षारीय गुणों को प्रदर्शित करता है। चूँकि इस तरह से लिविस साहब ने बताया था, इसलिए इसे हम लोग लिविस बेस द्वारा भी जानते हैं। अब इसके एक महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में हम लोग सीखें। अब इसका दूसरा इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे HNO3 के बारे में। यानी दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है हमारा HNO3, जिसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो प्रिपरेशन में पहला फ्रॉम ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा HNO3 का उत्पादन। इस विधि में सर्वप्रथम अमोनिया को प्लैटिनम वायर गॉज प्लैटिनम के तार की जाली उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन पेरोक्साइड का जो जल के साथ प्रतिक्रिया कर HNO3 का निर्माण करता है। पहले हम लोग क्या ले बेटा? अमोनिया
4 भाग हम लोग अमोनिया लेते हैं और 5 भाग ऑक्सीजन लेते हैं। और प्लेटिनम वायर गॉज, यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड निकला और हाइड्रोजन 6H2। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 10 थी तो 4 और 6 10, हाइड्रोजन 12 तो हाइड्रोजन 12, नाइट्रोजन 4 तो नाइट्रोजन 4। और यह पुनः NO2 ऑक्सीकृत होकर पुनः ऑक्सीकृत होकर 4NO2 का निर्माण करता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के साथ संयोग कर नाइट्रोजन परऑक्साइड का निर्माण करता है और फिर NO2 जल के साथ ये 2HNO3, इसे अगर हम लोग 4 कर दें तो और आसानी से ये हो गया 4HNO3। तो हाइड्रोजन की संख्या 4 तो हाइड्रोजन की संख्या 4, नाइट्रोजन की संख्या 4 और फिर 8 और 2 10 ऑक्सीजन की सहायता से हम लोग नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि इस विधि में सबसे पहले अमोनिया को प्लेटिनम वायर गॉज के तार की जाली जो होते हैं, प्लेटिनम के तार की जाली उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पुनः ऑक्सीकृत होकर नाइट्रोजन परऑक्साइड का निर्माण करता है। एवं जल के साथ, ये जो अच्छा नहीं लग रहा, एवं जल के साथ प्रतिक्रिया कर HNO3 का निर्माण करता है। तो पहले हम लोग अमोनिया लिए, ऑक्सीकृत किए नाइट्रिक ऑक्साइड में और फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीकृत किए तो नाइट्रोजन परऑक्साइड में और फिर नाइट्रोजन परऑक्साइड जल के साथ प्रतिक्रिया कर HNO3 का निर्माण करता है। इसका दूसरा प्रिपरेशन नंबर 2, जब पोटासियम नाइट्रेट की प्रतिक्रिया H2SO4 के साथ कराई जाती है तो HNO3 का निर्माण। तो क्या किए कि जब KNO3 यानी पोटासियम नाइट्रेट की प्रतिक्रिया H2SO4 के साथ कराई जाती है तो HNO3 का निर्माण होता है। 2KNO3 प्लस H2SO4 यहाँ से निकल जाता है बेटा K2SO4 प्लस ये दोनों मिलकर 2HNO3। प्रॉपर्टीज, गुण, यह रंगहीन द्रव होता है, यह जल में किसी भी मात्रा में मिलने युक्त होता है। रासायनिक गुण, पहला ऊष्मा का प्रभाव,
गर्म करने पर यह विभक्त हो जाता है। (4HNO3) 4NO2 प्लस 2H2O प्लस O2, अर्थात यह विभक्त होकर नाइट्रोजन पेरोक्साइड का निर्माण करता है। दूसरा, धातु के साथ प्रतिक्रिया। यह धातु के साथ 3 विभिन्न चरणों में प्रतिक्रिया करता है। यह मेटल अर्थात धातु के साथ इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है। CO प्लस, ये हो गया तनु 25%, यह 25% HNO3 कॉपर के साथ प्रतिक्रिया कर कॉपर नाइट्रेट का निर्माण करता है एवं लाफिंग गैस N2O गैस मुक्त होती है। Cu प्लस 2HNO3 CuNO3 होल 2 प्लस 2H, और यह पुनः HNO3 टूटता है लाफिंग गैस में, N2O गैस में। नाइट्रोजन की संख्या 2, नाइट्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 6, 5 ऑक्सीजन की कमी, तो हम लोग 5 H2O लेते हैं। हाइड्रोजन हो गए 10, जिसमें 2 ऑलरेडी मेरे पास है, तो 8H। अब ऐसा ऊपर नीचे गुना करें कि ये हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन हट जाए। तो यहाँ पर ऊपर वाले रिएक्शन में अगर हम 4 से गुना करें तो 4 दूनी 8, ये निकल गया। यानी ऊपर वाले रिएक्शन में हमने 4 से गुना किया है, तो क्या होगा 4Cu प्लस 8 और 2 10 HNO3 गिव्स 4Cu NO3 होल 2 प्लस 5H2। उसी तरह से 50% HNO3 के साथ, यानी आधा एसिड आधा जल। 50% HNO3 कॉपर के साथ
प्रतिक्रिया कर कॉपर नाइट्रेट का निर्माण करता है एवं नाइट्रिक ऑक्साइड गैस मुक्त होती है। तो ये भी 2 स्टेप रिएक्शन है। पहला रिएक्शन तो सेम रहेगा, Cu प्लस 2HNO3 CuNO3 होल 2 प्लस 2H और पुनः NO, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन हो गया 6, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 4 ऑक्सीजन की कमी यानी 4H2O, यहाँ 4 दूनी 8H, यहाँ 2 है तो 6H। अब ऊपर हम लोग 3 से गुना करें तो 3 दूनी 6 हो गया। क्या हो गया बाबू? 3Cu प्लस 3 दूनी 6 और 2 8HNO3 3Cu NO3 होल 2 प्लस 2NO प्लस 4H2। तो 25% HNO3 के साथ मेटल धातु प्रतिक्रिया कर नाइट्रेट का निर्माण करता है और लाफिंग गैस मुक्त होती है। 50% HNO3 मेटल के साथ प्रतिक्रिया कर कॉपर नाइट्रेट का या मेटल नाइट्रेट का निर्माण करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्त होती है। उसी प्रकार कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ यानी 100% HNO3 के साथ जब मेटल की प्रतिक्रिया कराते हैं तो ये मेटल का नाइट्रेट बनाता है और नाइट्रोजन परऑक्साइड गैस इसमें मुक्त होती है। यहाँ देखा जाए बेटा, यह 100% HNO3 अर्थात सांद्र HNO3 जब सांद्र HNO3 कॉपर के साथ, यहाँ कोई भी हम तत्व ले सकते हैं, संक्रमण धातु तत्व हो तो ज़्यादातर हम लोग कॉपर और जिंक का ही केस देखते हैं, के साथ प्रतिक्रिया कर कॉपर नाइट्रेट का निर्माण एवं NO2 गैस Cu प्लस 2HNO3 Cu प्लस 2H और पुनः 2HNO3 NO2 में परिवर्तित हुआ, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 4, यहाँ 6, 2 की कमी, 2H2O, हाइड्रोजन 4, यहाँ 2, 2H, Cu प्लस 4HNO3 gives CuNO3 होल 2 प्लस तो इस तरह से 3 तरह से यानी तनु HNO3, 50% HNO3 और 100% HNO3 के साथ धातु जब प्रतिक्रिया करता है तो भिन्न भिन्न प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। आज के वीडियो में हमने रीजनिंग क्वेश्चन जो अमोनिया का कुछ छूट गया था उसको हमने बताया और इसके
दूसरे यौगिक HNO3 के बारे में हमने जानकारी दी, कुछ केमिकल रिएक्शन को हमने बताया। यहाँ तक आपको अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।